हेलो एवरीवन। डेट है आज की 28 अक्टूबर 2020, वेडनेसडे। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स आए हैं उन एडिटोरियल्स का भी एनालिसिस करेंगे। कुछ हेडलाइंस हैं। केरला गवर्नमेंट फिक्सेस बेस प्राइस, देन एससी आस्क इलाहाबाद हाई कोर्ट टू मॉनिटर द सीबीआई प्रूव एंड नेगेटिव ग्रोथ रेट बट फर्म रिकवरी ऑन सेज निर्मला सीतारमण। तो इनके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में आपको क्या पढ़ना है, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। पेपर वाइज GS1, GS2, GS3 और GS4 से रिलेटेड अगर कोई भी आर्टिकल आता है तो उसको आप उससे क्या पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सके, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला आर्टिकल है, इट सेज दैट US टू सपोर्ट इंडियाज़ डिफेंस ऑफ टेरिटरी। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनका इंडिया के साथ जो है 2+2 डायलॉग, अभी उसका जो 3rd एडिशन है वो इंडिया में न्यू दिल्ली में हुआ। ये जो 2+2 डायलॉग है इसमें इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन अफेयर मिनिस्टर और USA के भी दोनों मिनिस्टर जो हैं वो मिले और डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं पॉलिसी से रिलेटेड इंडिया और US की, उस पर डिसीज़न लिया गया। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है वो जो माइक पोम्पियो US के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि जो CCP है, मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, वो डेमोक्रेसी की एक तरह से दुश्मन है, बिकॉज चाइना में वन पार्टी सिस्टम है। तो दैट्स वाई ही हैज सेड दिस। अब यहाँ पे जो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के जो टाइज हुए हैं, सबसे पहला जो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, दैट इज़ जो इंडिया की जो सोवरेनिटी है उसकी वजह से इंडिया ने जो है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन जियो स्पैटियल कोऑपरेशन BECA US के साथ किया है। इस एग्रीमेंट को नोट्स के बेसिस पे डिटेल में देखेंगे। फर्स्टली आर्टिकल को पूरा कवर कर लेते हैं। तो चाइना का जो अग्रेशन है वो मेनली जो लीडर्स थे उनका मेन फोकस चाइना पे था। तो चाइना का जो अग्रेशन है वो हर जगह पे, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो इंडियन ओशियन के आसपास वाला रीजन हो, वहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो अगर रूल ऑफ लॉ को अफोल्ड करना है, ट्रांसपेरेंसी को अफोल्ड करना है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को अफोल्ड करना है, फाउंडेशन ऑफ अ फ्री एंड ओपन प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक, जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ने वाला जो रीजन है उस रीजन को इंडो पैसिफिक रीजन बोला जाता है। इंडो पैसिफिक मीन्स इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन के बीच वाला रीजन। अब यहाँ पे कुछ और भी एग्रीमेंट जो हैं इंडिया और USA के बीच में किए गए, अपार्ट फ्रॉम BECA। इंडिया जो है उन्होंने MOU किया, टेक्निकल कोऑपरेशन इन अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड अर्थ साइंस, और जो MOU पहले हुआ था उसकी ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर दिया रिगार्डिंग ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप। एंड दोनों साइड्स ने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम डाटा एंड जो कोऑपरेशन रिगार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन, इसका भी जो है वो एग्रीमेंट हुआ। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट अपने लिए जो दोनों का टाई है वो है BECA। तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि BECA क्या है। अब यहाँ पे 2+2 डायलॉग एक बार देख लेते हैं। जो 2+2 डायलॉग है वो फर्स्ट हुआ था न्यू दिल्ली में, उसके बाद सेकेंड वॉशिंगटन में, अभी जो थर्ड है वो इंडिया में हो रहा है। जो 2+2 डायलॉग है उसमें हाई मिनिस्टीरियल लेवल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म है जो कि USA और इंडिया के बीच में होता है, और इसमें जो डिफरेंस पर्सपेक्टिव हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन पे बात होती है। अब जो इंडिया है ऐसे डायलॉग जो है वो जापान के साथ भी होल्ड करता है। इंडिया जो है 2+2 डायलॉग ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी लेवल पे होल्ड करता है। अब यहाँ पे जो
सबसे बड़ा एग्रीमेंट जो इंडिया और यूएसए के बीच में साइन हुआ है, दैट इज़ बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पैटियल कोऑपरेशन। इसका मतलब क्या है? जियो स्पैटियल मीन्स जो अर्थ से रिलेटेड जो अलग अलग जो लोकेशंस हैं उनकी जो पिक्चर्स हैं, जो फ़ोटोज़ हैं, वहाँ पे मिलिट्री का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, तो इसके बेसिस पे यूएसए और इंडिया ने जो है वो एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे कि यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ये जो डाटा है वो एक्सचेंज कर सकें। अब जो एग्रीमेंट है वो इंडिया को अलाउ करेगा इम्पोर्टेंट मिलिट्री इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कोई एडवांस सैटेलाइट इंडिया की है या टोपोग्राफिक कोई ज़मीन की फ़ोटो लेना है, मैप लेना है, और ये सारी चीज़ें। देन जो इन्फॉर्मेशन जो भी एक्सचेंज होगी वो अनक्लासिफाइड होगी, मतलब वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस की नहीं होगी, वो आइदर डिजिटल या प्रिंटेड फॉर्मेट में भी शेयर की जा सकती है। अब BECA जो एग्रीमेंट है वो उसमें क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को भी शेयर किया जा सकता है। अब इंडिया और यूएसए के बीच में जो 4 एग्रीमेंट हुए हैं उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट जो कि 2002 में हुआ था। अ फॉलो अप एक्सटेंशन एग्रीमेंट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स वो साइंड इन 2019, अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया। देन लॉजिस्टिक एक्सचेंज मैनेजमेंट मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमोआ 2016। आपने देखा होगा कि यूएसए का एक जो एयरक्राफ्ट है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे आया था और वहाँ पे उसमें रिफ्यूलिंग की गई थी। तो उस पर ये रीज़न दिया जा रहा था बिकॉज यूएसए और इंडिया का जो है वो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ है, उसके बेसिस पे ये किया गया। द नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ये 2018 में किया गया। अब ये जो एग्रीमेंट हैं वो सिक्योरिटी, मिलिट्री इंफॉर्मेशन, कंपैटिबिलिटी और जो भी लॉजिस्टिक एक्सचेंज हैं, जो चीज़ों का एक्सचेंज है, कम्युनिकेशंस का एक्सचेंज है, उसके बेसिस पे किया जाएगा, जिससे कि इंडिया और यूएस के टाइज़ और भी मजबूत होंगे। अब BECA जो एग्रीमेंट है वो इंडिया की कैसे हेल्प करेगा? इंडिया को इससे जो है यूएसए से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, बिकॉज जो डिफरेंट नेविगेशनल एड्स है, मतलब हेल्प है, और जियो स्पैटियल इंटेलिजेंस है, मतलब जो पर्टिकुलर एक रीजन है उस रीजन में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसकी क्या पिक्चर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इंडियन गवर्नमेंट को मिल जाएगी, और जिससे कि इंडिया जो है अपने जो ऑटोमेटेड जो सिस्टम्स हैं, जैसे कि ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, इनको और अपग्रेड कर सकता है थ्रेट परसेप्शन के बेसिस पे। और जो डाटा जो प्रोक्योर किया जाएगा वो रिलेवेंट रहेगा इंडिया के जो नॉर्थ और वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं, जो कि अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया और चाइना के बीच में बन रही है, उसमें पाकिस्तान के बीच में भी अगर सिचुएशन बनी तो इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अब जो BECA एग्रीमेंट है, इसका बैकग्राउंड है कि जो नेगोशिएशन हुए थे वो डिकेड्स पहले से चल रहे हैं अंडर द UPA गवर्नमेंट, अभी ये कंप्लीट हो पाया। अब इससे चाइना पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो जो BECA एग्रीमेंट है वो हेल्प करेगा इंडिया और यूएस को काउंटर करने में जो चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक रीजन में। अब इंडिया और यूएसए जो हैं वो क्वाड के पार्टनर्स हैं, तो जिससे कि वो दो अदर जो क्वाड नेशंस हैं जैसे कि जापान और ऑस्ट्रेलिया, उससे भी वो उनको मालाबार एक्सरसाइज में तो इंक्लूड कर ही लिया है, तो उनके बीच में पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जिससे कि चाइना के ऊपर थोड़ा और प्रेशर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। द नेक्स्ट BECA एग्रीमेंट जो है वो इंडिया का जो मिलिट्री गैप है चाइना के साथ, बिकॉज चाइना की कैपेबिलिटी इंडिया से थोड़ी ज़्यादा है, तो उस मिलिट्री कैपेबिलिटी को इंडिया जो है एनहेंस कर सकता है, चाइना के लेवल में लेके आ सकता है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ नाउ आउटसाइडर कैन बाय लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें 5 अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 को उन्होंने
रिमूव किया था, रिपील किया था, तो उसके बाद से वहाँ पे जो लैंड परचेसिंग है अभी आउटसाइडर नहीं कर सकते थे, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है रूल में चेंज करके नोटिफिकेशन के बेसिस पे अब ये प्रपोज किया है कि जो भी स्टेट्स कोई भी इंडियन सिटीज़न है वो जम्मू एंड कश्मीर में लैंड परचेस कर सकता है। प्रीवियसली वहाँ का जो एक्ट था उसमें जो परमानेंट रेसिडेंट हैं स्टेट के वही सिर्फ लैंड परचेस कर सकते थे, वही सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, उसको रिमूव कर दिया गया है। अब इसमें गवर्नमेंट का कहना है कि अगर ये रिमूव कर दिया जाएगा तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी नीड है, नेविगेशन से रिलेटेड, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, साथ में जो वहाँ पे बिजनेस है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है और इन्वेस्टमेंट है अलग अलग कंपनीज से, वो आएगा, जिससे कि रीजन में जो प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ेगी। अभी ये जो लॉ रिलीज़ किया गया है वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए है। सेंट्रल गवर्नमेंट लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन निकालेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज सांताकुलम पुलिस टॉर्चर्ड डुओ नोइंग इट विल रिजल्ट इन डेथ। आपने सुना होगा ये जब टूटीकोडी तमिलनाडु में 2 पर्सन थे, फादर और उसका सन, तो उनको पुलिस कस्टडी में उनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसे इनह्यूमन काम ये हुआ था, तो उसके बेसिस पे सीबीआई की जो इंक्वायरी थी उसमें जो सीबीआई ने ये पाया है कि जो पुलिस कस्टडी में जो मौत हुई वो मतलब एक प्रकार से जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनको ये बात पता थी कि उनकी डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपने लिए है सीबीआई, तो एक बार सीबीआई को देख लेते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसको आप जनरल स्टडीज़ पेपर 2 गवर्नमेंट बॉडीज़ से रिलेट कर सकते हैं। अब जो सीबीआई है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इंडिया की एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसमें कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे ऑफिसर्स जो हैं उनको रखा जाता है। अब जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे भी की जाती है, और ये नोडल एजेंसी है जो कि इंटरपोल मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, जो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो इंडिया में काम है वो सीबीआई करती है। अब सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत हाई है, 65 से 70%, मतलब 100 में से 65 से 70 केसेस जो सीबीआई है वो सक्सेसफुली सॉल्व कर लेती है। देन अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं उनको पहले जो है DSPE जो एक्ट है 1946 का उसके बेसिस पे अपॉइंट किया जाता था। फिर इसके बाद 2014 में जो है अमेंडमेंट किया गया इसमें, तो जो लोकपाल एक्ट जब पास किया गया तो इसमें लोकपाल एक्ट में ये प्रोविज़न था कि एक कमेटी अपॉइंट की जाएगी जो सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी, जो कि प्राइम मिनिस्टर जिसको हेड करेंगे, और इसके जो अदर मेंबर्स हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। अब लीडर ऑफ अपोजिशन कभी कभी ऐसा होता है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो 545 सीट्स में से जब 10% किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की सीट्स आती हैं तो उसका लीडर ऑफ अपोजिशन बनता है, तो उसके लिए 55 सीट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर कोई 55 सीट्स फुलफिल नहीं करता तब उसको एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन डेजिग्नेट नहीं किया जा सकता, तो उस केस में लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी जो है उसका लीडर रहेगा। देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ के एक जज हो सकते हैं। तो इसके बाद जो होम मिनिस्ट्री है वो एलिजिबल जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को भेजेगी, और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग उनकी जो चेकिंग करेगी उनकी सीनियरिटी के बेसिस पे, इंटीग्रिटी के बेसिस पे और एक्सपीरियंस के बेसिस पे, फिर उसको वो कमेटी को फॉरवर्ड करेगी और कमेटी उसको डिसाइड करेगी। अब जो सीबीआई का डायरेक्टर है एक बार अपॉइंट हो जाने के बाद उनका जो टेन्योर है वो 2 ईयर्स तक फिक्स है अंडर द CBC एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। तो ये जानना था सीबीआई के बारे में। अब डेली जो न्यूज़पेपर है उसमें ऐसे इश्यूज़ डेली आते रहते हैं, और अगर आप ये इश्यूज़ बार बार अगर प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि जो न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट होता है वो तो डेली रहता है, डेली कॉन्टेक्स्ट चेंज होता रहता है, बट
जो न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो स्टैटिक पॉइंट्स अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो 1 मंथ में ही आपके हो सकता है कि 100 से 200 तक स्टैटिक जो पॉइंट्स हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आपको उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट जो है बिल्कुल भी नहीं लगाने पड़ेंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। तो नेक्स्ट आर्टिकल इधर पे अपने लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, फाइन फॉर रोड ट्रैफिक वायलेशन टू बी डिडक्टेड फ्रॉम फास्टैग अकाउंट्स। अब ये जो इनिशिएटिव है वो चेन्नई की जो कॉरपोरेशन है वो ले रही है। उसमें ये होगा कि जो फास्टैग होता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कार होती है, कार की विंडशील्ड पे इधर पे फास्टैग जो है वो अटैच होता है, जिसमें कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वर्क करता है और वहाँ पे जो है कैमराज इंस्टॉल किए जाएंगे। तो अगर कोई जो ट्रैफिक रूल्स है उसका वायलेशन करता है तो डायरेक्टली उसके फास्टैग अकाउंट को स्कैन करके उसमें से जो फ़ाइन का मनी है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा और इससे जो है सिस्टम के ऑटोमेटेड होने का सिस्टम जो है एक तरह से ऑटोमेटिक हो जाएगा, जिससे कि गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसके ऊपर भी कम प्रेशर पड़ेगा। अब यहाँ पे फास्टैग की बात आई है तो एक बार फास्टैग को डिस्कस कर लेते हैं। फास्टैग क्या है और वो कैसे वर्क करता है। जो फास्टैग है वो एक डिवाइस है जो एम्प्लॉय करती है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कि जो पेमेंट है वो डायरेक्टली प्रीपेड होता है। पहले से ही सेविंग्स बैंक अकाउंट या कोई भी जो अकाउंट है उस अकाउंट में से पहले ही मनी फास्टैग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है, जहाँ से जो फास्टैग है वो एक ऐसा पेपर टाइप होता है, तो वो पेपर अटैच रहता है विंड स्क्रीन से। जहाँ पे भी जो टोल प्लाजाज हैं वहाँ से अगर व्हीकल निकलेगा तो जो टोल प्लाज़ा पे कैमरा है और जो रीडर मशीन लगी हुई है फास्टैग को रीड करने की, वो रीड कर लेगी और जो पेमेंट है वो ईज़िली डिडक्ट हो जाएगा विदाउट एनी एडो। तो उससे क्या होगा, जो टोल प्लाजाज हैं उस पर जो कंजेशन हो जाता है, लोग जाके इकट्ठे हो जाते हैं, वो फिर इकट्ठे नहीं होंगे। अब जो फास्टैग है वो वैलिड होता है 5 ईयर्स के लिए और उसको रिचार्ज भी कर सकते हैं जब रिक्वायरमेंट होगी। अब जो पेमेंट मेथड है वो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम के अंडर आती है, जो कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डिज़ाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे जो इस स्कीम की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो NHAI है उन्होंने बोला कि जो पोल पे आसानी से लोगों का आना जाना हो जाएगा, जिससे कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और पॉल्यूशन का लेवल भी उससे कम हो सकता है और कैश ट्रांजैक्शन को रोकने में भी हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे जो कैमराज हैं वो फ़ोटो ले लेंगे पैसेंजर के व्हीकल की, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो व्हीकुलर मूवमेंट को भी कैप्चर कर सकता है। अब जो फास्टैग है उसकी वर्किंग एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे इस तरह से विंड स्क्रीन पे ये अटैच होता है। जो भी मोटरिस्ट है वो RFID ट्रांसपॉन्डर परचेस करता है या जिसको RFID टैग बोलते हैं, वो अपने व्हीकल के विंडशील्ड से इस तरह अटैच कर लेता है। अब यहाँ पे जब वो टोल प्लाज़ा भी पहुँचता है तो वहाँ पे हाई स्पीड कैमरा होता है, साथ में RFID रीडर होता है। RFID रीडर उसको रीड करता है और वो रेडियो सिग्नल्स भेजता है अंदर बैठे हुए पर्सन को, जो वहाँ से कमांड देता है, जिससे कि उसका जो मनी है वो डिडक्ट हो जाता है। अगर उसमें RFID टैग नहीं होता है तो फिर उसके ऊपर जो पर्सन है उसके ऊपर फ़ाइन इम्पोज कर दिया जाता है। तो ये इसकी वर्किंग है। नाउ यहाँ पे अपने लिए कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ वर्ल्ड बैंक लाइकली टू फंड अ स्लू ऑफ सिविक प्रोजेक्ट्स इन सिटी। जो चेन्नई है वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वर्ल्ड बैंक उसको फंड कर रहा है। तो जो यहाँ पे अपने लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि वर्ल्ड बैंक की क्या वर्किंग है, बिकॉज जो चेन्नई है वो तो वहाँ की जो चेन्नई की कॉरपोरेशन है वो अपने जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक हेल्थ है और जो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एग्रीमेंट्स हैं उनको करने के लिए वर्ल्ड बैंक से जो है वो लोन डिमांड कर रही है। और जो लोन है वो वर्ल्ड बैंक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो लोन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय द कॉरपोरेशन।
अब यहाँ पे जो कॉरपोरेशन है उन्होंने 2400 करोड़ रुपीस का डेवलपमेंट लोन जो है वो डिमांड किया है, बट उतना लोन गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक पूरा फंड नहीं करेगी। तो यहाँ पे अपने लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है वर्ल्ड बैंक, और जो भी रिलेटेड उससे रिलेटेड जो भी अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसको देख लेते हैं एक बार। जो वर्ल्ड बैंक है वो आप जीएस पेपर 2 इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट, effect of policies and politics of countries on India's interest, grouping an agreement involving India's and affecting India's interest, इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। ये मेंस पेपर के टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो वर्ल्ड बैंक है उसके 189 कंट्रीज़ मेंबर हैं। ये एक यूनिक ग्लोबल पार्टनरशिप है जहाँ पे एक साथ 5 इंस्टीट्यूट जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आते हैं वो सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी जो प्रॉस्पेरिटी है उसको भी इंक्रीज़ किया जा सकता है। अब जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो वर्क करता है कंट्री की गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, रीजनल डेवलपमेंट बैंक, थिंक टैंक एंड अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, और अलग अलग इश्यूज़ पे वर्क करता है जैसे कि क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्लिक्ट, फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंस एंड ट्रेड। अब वर्ल्ड बैंक के अंडर जो 5 इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे होते हैं? सबसे पहला है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो कि प्रोवाइड करता है फाइनेंसिंग, पॉलिसी एडवाइस, टेक्निकल असिस्टेंट टू गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। अब जो वर्ल्ड बैंक है उसमें 5 इंस्टीट्यूट होते हैं। सबसे पहला है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो कि लोन प्रोवाइड करता है। देन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो कि लो या फिर नो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करता है लो इनकम कंट्रीज़ को। लो इनकम कंट्रीज़ जैसे कि जो बहुत ही ज़्यादा गरीब कंट्रीज़ है जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो अपना जो एफर्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, हेल्थ के इश्यूज़ पे, क्लाइमेट चेंज पे अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकें, तो फिर वर्ल्ड बैंक उनको सपोर्ट करता है। देन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है, एडवाइस प्रोवाइड कर सकता है। देन मल्टी गारंटी एजेंसी MIGA जो है वो जो भी पॉलिटिकल रिस्क है उसके अगेंस्ट इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है। द नेक्स्ट लास्ट वन इज़ इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, वो डिस्प्यूट को सेटल करता है। अब जो वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है उनका ट्विन गोल्स है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को 2030 तक एंड करना, साथ में जो है शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज़ करना इन वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन में। अब वर्ल्ड बैंक की कुछ हिस्ट्री है कि जो वर्ल्ड बैंक जो है वो ब्रेटन वुड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फंड और फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस जो है वो 44 नेशंस के डेलीगेट मिले थे ब्रेटन वुड्स में, न्यू हैम्पशायर। उन्होंने न्यू जो रूल बनाए थे इंटरनेशनल फाइनेंशियल और मॉनेटरी ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो जो 2 मेजर एक्म्प्लिशमेंट थे उस कॉन्फ्रेंस के, सबसे पहला वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल बैंक और रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट क्रिएट हुआ था और दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब जो 1944 में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है उसी को जो है वर्ल्ड बैंक बोला जाता है, जिसमें कि 5 इंस्टीट्यूशंस हैं। अब यहाँ पे ये आर्टिकल जो है ये इसके बारे में ये जो नोट्स हैं वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ से सारे ये आप अगर एक बार में क्लियर कर लेंगे तो आपको बार बार रीड करने की ज़रूरत नहीं होगी, और इसी में से आप जब भी रिवीजन करना चाहें तो यहाँ से आप ओपन कीजिए, इधर पे जाके आप जो भी टॉपिक पे सर्च करना चाहते हैं सर्च कीजिए और
फिर आपको वो टॉपिक यहाँ से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट इसी टॉपिक में आगे देख लेते हैं कि इंडिया का क्या उसमें रोल हो सकता है वर्ल्ड बैंक में। वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड इंडिया, जो इंडिया जो है 44 जो ओरिजिनल सिग्नेटरीज थे एग्रीमेंट के, जिससे कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है वो बना था, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना था, तो उसमें इंडिया जो है वो एक फाउंडिंग मेंबर था। और इंडिया जो है आईएफसी का फाउंडिंग मेंबर था 1956 में, आईडीए जो 1960 में बना उसका, और एमआईजीए 1994 में बना उसका भी इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर था। बट इंडिया जो है वो मेंबर नहीं है। जो फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन है, फिफ्थ इंस्टीट्यूट है ICSID, इंडिया जो है वो मानता है कि जो इसका जो कन्वेंशन है वो फेयर नहीं है। कन्वेंशन के जो रूल्स ऑफ आर्बिट्रेशन है, मतलब आपसी जो दोनों के जो मतभेद हैं उनको ख़त्म करने के जो रूल्स हैं वो डेवलप कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादातर लीन हैं। तो इससे जो चेयरमैन होता है सेंटर, वो वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन होता है, और वो आर्बिट्रर को अपॉइंट करता है। आर्बिटर मतलब जो मध्यस्थता करे, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के हक़ में नहीं है, इसीलिए जो इंडिया है वो उसका मेंबर नहीं है। अब जो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है वो इंडिया में उसने लोन देना 1949 से स्टार्ट कर दिया था टू द इंडियन रेलवेज। जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का जो इंडिया को मिला था वो 1959। फिर 1961 में आईडीए ने लोन दिया था 19 हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए। अब जो वर्ल्ड बैंक से इंडिया बोरोइंग करता था 1950 में, तो उसके लिए जो IBRD है वही सबसे बड़ा सोर्स था। अब इसके बाद यहाँ पे जो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट IBRD क्लाइंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक बिटवीन 2015 एंड 18। तो जो वर्ल्ड बैंक है उसने इंडिया को $10.2 बिलियन लैंड किए हैं, तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट था। देन इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देन नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी विजिट्स सिगोर एलिफेंट कॉरिडोर। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो तमिलनाडु है वहाँ के रीजन जो सिगूर है वहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर को इन्होंने विज़िट किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट की थी उस रीज़न को देखने के लिए जहाँ पे जो एलिफेंट कॉरिडोर है वो बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे जो दूसरे मेंबर्स थे कमेटी के, वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है उसके कंसल्टेंट हैं, और मेंबर हैं टेक्निकल कमेटी नेशनल एलिफेंट एक्शन प्लान, और जो ट्रस्टी ऑफ वाइल्ड लाइफ फर्स्ट हैं उसके भी जो मेंबर हैं वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं जिन्होंने एलिफेंट कॉरिडोर का निरीक्षण किया। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, टोटल हमें आज ये जो फर्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी इंटरेस्ट के ऊपर लगने वाले जो इंटरेस्ट है, मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके ऊपर अपनी रूलिंग दी है। उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला था कि वो क्या कर रहे हैं, तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया है कि वो लोन बीवर प्रोवाइड कर रहे हैं। लोन बीवर के ऊपर जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। एंड सेकेंड, ये GST के बारे में है। देन थर्ड, ये जो है वो चिली में नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है। चिली एक कंट्री है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, वहाँ पे उसका एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है, तो उस पर ये आर्टिकल है। नेक्स्ट, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, उनकी जो कंडीशन है उसके ऊपर ये आर्टिकल है। जो ये अगला आर्टिकल है वो इंडिया का जो म्यांमार से रिलेशन है उसके बेसिस पे है। और ये जो लास्ट आर्टिकल है वो गिलगिट बल्टिस्तान, जो कि एक ऑटोनोमस रीजन है पाकिस्तान के अंडर, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। तो सबसे पहला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सबसे फर्स्ट आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है कि जो
सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी इंटरेस्ट पे लगने वाला जो इंटरेस्ट है वो सबसे पहले देख लेते हैं इशू क्या है। जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया था कि जो लोन दिए गए हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स को या एमएसएमईज को, वो एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो बन जाएंगे। अगर क्योंकि लॉकडाउन के बेसिस पे सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ बंद थी, लोगों की जो इनकम है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, तो वो लोन अगर पे नहीं करते तो 90 डेज़ में ही जो सारी की सारी जो उनका जो लोन है वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता। तो उससे बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन मॉरिटोरियम अनाउंस किया था 3 मंथ का, और फिर उसके बाद की सिचुएशन को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस लोन मॉरिटोरियम को 3 एक्स्ट्रा मंथ तक इंक्रीज कर दिया था। बट जो लैंडर्स कंपनीज थी वो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे। एक्चुअली लोन मॉरिटोरियम तो हो गया, मींस लोन को एक्सटेंड कर दिया गया कि आपको लोन की जो ईएमआई है उसको नेक्स्ट डेट पे पे करना है, बट अब जो बीच में जो ईएमआई रह गई हैं उनका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी जो इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, वो इंटरेस्ट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जो एक हार्श डिसीज़न देने के बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया है कि जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बोरोवर्स हैं डायरेक्टली उनके अकाउंट में डिपॉजिट करेगी। क्योंकि अब जो पर्सनस हैं वो इंडिविजुअल पर्सन या एमएसएमई जिनका लोन आउटस्टैंडिंग 2 करोड़ रुपीज़ है, 2 करोड़ रुपीज़ तक है, उस लोन अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट है पिछले 6 मंथ का, और उसके साथ ही साथ उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर लगने वाला जो इंटरेस्ट है उसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट अगले 5 नवंबर तक जो लोगों के अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र करेगी। अब ये जो गवर्नमेंट का डिसीज़न है इससे लोगों के अंदर एक तरह का जो है वो रिलीफ आया है, और कुछ जो पर्सन थे जिन्होंने जो लोन है वो स्टार्टिंग में ही पे करना स्टार्ट कर दिया था, तो उनके लिए ये एक तरह से अच्छी बात नहीं है, बिकॉज वो तो लोन पहले ही पे कर चुके हैं, तो उनके लिए कोई भी रिलीफ नहीं मिला है। और दूसरी चीज़, इससे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों के अकाउंट में ये मनी ट्रांसफ़र करती है तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है 7,500 करोड़ रुपीज़ गवर्नमेंट को पे करने होंगे, जिससे कि मार्केट में डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होगी, और जिससे कि इकोनॉमी में जो है वो धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। अब यहाँ पे जो अगला जो टॉपिक है वो जीएसटी के ऊपर बात कर रहा है। अभी जो जीएसटी है वो एक टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है, जो कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2017 से इम्प्लीमेंट किया था। तो तभी से ही जीएसटी जो है वो एक कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में जो है एक टसल का जो रीज़न है वो जीएसटी है। बिकॉज जो जीएसटी है उसकी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने अपने सारे जितने भी टैक्स कलेक्शन के सोर्सेज हैं उसको जीएसटी के अंडर ला दिया। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको ये एश्योरेंस दी थी कि जो भी उनका जीएसटी के अंडर आने के बाद जो भी उनका जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट फुलफ़िल करेगी जीएसटी कंपनसेशन से। और उसके बाद उन्होंने जीएसटी काउंसिल को सेटअप किया था, और जिससे कि जो जीएसटी काउंसिल है वो स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल के फाइनेंस मिनिस्टर और डेप्यूटी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको मिला के बनती है, और जो वेरियस इश्यूज़ हैं जीएसटी से रिलेटेड वो डिसाइड करती हैं। अब यहाँ पे जो मेन कंसर्न है राइटर यहाँ पे बात कर रहा है कि जो जीएसटी है उसमें आखिर ये इतना ज़्यादा सेंटर और स्टेट के बीच में टसल क्यों है। सबसे पहला जो रीज़न है इसका कि जो कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमी में स्लो डाउन आया उसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो जीएसटी का कलेक्शन है वो बहुत ही कम हुआ, जिससे कि रेवेन्यू है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो बहुत ज़्यादा फॉल हो गया, जिससे कि कंपनसेशन फंड में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अब जो जीएसटी इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो
तो उसके बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट के पूरी तरह से बोला जाए तो हाथ काट दिए गए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन का अब एक ही सोर्स बचता है, जो कि SGST, या फिर उनको कुछ सब्सटेंसेस से, जैसे कि जो 5 जो है क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, एयर ट्रैफिक का जो सब वो फ्यूल है और नेचुरल गैस है, इसको इनके ऊपर बस उनको टैक्स मिलता है। साथ में जो अल्कोहल है उस पर एक्साइज ड्यूटी मिलती है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है टैक्स कलेक्शन के। तो अब जो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो रिसोर्सेज को कैसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो अब यहाँ पे जो GST काउंसिल है, उन्होंने उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी है स्टेट गवर्नमेंट को रिलीफ देने की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मई 2020 में एक रिलीज़ किया कि जो भी उनका स्टेट्स का फिजिकल डेफिसिट है वो 2% से 3% तक बढ़ा सकते हैं, बट उनको जो है एक कंडीशन उन्होंने रख दी कि स्टेट गवर्नमेंट को 1 नेशन 1 राशन कार्ड के साथ साथ जो है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, और अर्बन लोकल बॉडी के जो रेवेन्यूज़ हैं इस पे वर्क करना होगा। तो इससे स्टेट गवर्नमेंट को जो है बहुत ज़्यादा ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरह से बांध के रखा हुआ है, जिससे स्टेट गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम है, और उनका जो रेवेन्यू है वो भी जो है जनरेशन बहुत कम हो रहा है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो GST कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट गवर्नमेंट को रिलीज़ करना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम किया, और स्टेट्स के पास ऑप्शन रखे कि या तो स्टेट्स वो है जो मनी है वो एंटायरली मार्केट से बोरो कर ले, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट GST कंपनसेशन फंड से पे कर देगी, या फिर जो आधा मनी है वो जो है 2,35,000 करोड़ रुपीज़ जो थे उसमें से 1,10,000 करोड़ रुपीज़ स्टेट्स जो है वो मार्केट से बोरो कर सकते हैं। रेस्ट जो मनी है वो एज आ कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से सेंटर स्टेट्स को नहीं दे सकते। तो उसके बाद लास्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया कि सेंटर जो है वो स्टेट्स के लिए बोरो कर रही है मनी, और वो मनी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को प्रोवाइड करेगी GST कंपनसेशन सेस के बेसिस पे। अब यहाँ पे जो काउंसिल है उसके जो कुछ डिसीज़न हैं वो वहाँ पे जो स्टेट्स की रूलिंग होती है, जैसे शुरू में 1990s के पहले जो सिस्टम था उसमें एक मेजर पार्टी होती थी, उस पार्टी की जो एड सपोर्ट करने वाली जो गवर्नमेंट्स होती थी वो स्टेट्स में होती थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिसीज़न लेती थी उस डिसीज़न को सारी स्टेट्स पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता था, उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। फिर उसके बाद जो अभी ये 1990 के बाद से जो कोएलिशन फेज़ आया है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पूरी तरह से स्टेट्स गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहना है। तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा जो है वो ऑटोनॉमी प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो इंक्रीज़ हो सके। साथ में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इक्विटी है, स्टेबलाइजेशन है, बैलेंस डेवलपमेंट है, वो एक दूसरी स्टेट और सेंटर का हो सके। तो अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो GST जो है उसमें एक पॉलिटिकल नेगोशिएशन की भी ज़रूरत है, बिकॉज़ अदर जो अदर स्टेट गवर्नमेंट हैं वो बिलोंग करती हैं रीजनल पार्टीज़ या फिर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको, तो उनको भी थोड़ा जो है वो मेंटेन करना चाहिए कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फेडरल स्ट्रक्चर को अपहोल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट जो बात हो रही है वो ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनके ऊपर। जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड करती हैं आपके स्टेट्स में या आपके डिस्ट्रिक्ट में जो कंपनीज़ हैं
वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती होगी तो वो कंपनीज कहलाती हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। उनको बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्टिमुलस पैकेज दिया था 20 लाख करोड़ रुपीज़ का, उसमें से 90,000 करोड़ रुपीज़ उन्होंने जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को अलॉट किए थे। तो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को अलॉट किए थे उसमें जो है उसको 1,25,000 करोड़ रुपीज़ बढ़ा दिया गया। बट वो एक तरह से कोई स्टिमुलस नहीं था, बिकॉज जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो उनको एक तरह से ये लोन की तरह प्रोवाइड किया गया था जो उनको बाद में उनको पे करना था। तो अब यहाँ पे न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको जनरेटर का जो भी एनटीपीसी है या कोल इंडिया है या जो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उनको 1 लाख करोड़ रुपीज़ उनको प्रोवाइड करने हैं। लेकिन जो रिपोर्ट है वो इससे भी वर्स कंडीशन बताती है कि जो फिगर है गवर्नमेंट की जो प्राप्ति जो ऑनलाइन सिस्टम है प्राप्ति पोर्टल है उसमें ये पता चला है कि गवर्नमेंट डिस्कॉम कंपनीज को 1 लाख करोड़ रुपीज़ पे करना है। तो ये जो 1 लाख करोड़ रुपीज़ हैं वो सिर्फ उन्होंने वॉलंटरी बेसिस पे वहाँ पे डाटा इनपुट किया है। तो कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिन्होंने ये डाटा प्रोवाइड नहीं किया है। अब पावर फाइनेंस जो कॉरपोरेशन है उसकी जो रिपोर्ट है वो 2018-19 की वो ये शो करती है कि जनरेटर्स जो हैं उनका अभी 2,27,000 करोड़ रुपीज़ बकाया है और अभी जो कोविड-19 की जो लायबिलिटीज़ हैं उनको अभी ऐड इसमें नहीं किया गया है। तो अब यहाँ पे जो ये लॉस है वो क्यों हो रहा है कंपनीज़ को, बिकॉज इनएफिशिएंसी है, हाई लॉसेस हैं, एग्रीगेट टेक्निकल कमर्शियल लॉसेस, और तो इसके बेसिस पे पावर कंपनीज़ हैं उनको ज़्यादा जो है वो लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे एग्रीगेट जो पूरा का पूरा जो पावर कंपनीज का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो 7,23,000 करोड़ है, जिसमें से की है वो उनका जो गैप है वो 60,000 करोड़ रुपीज़ से भी ज़्यादा का है। तो इसके बेसिस पे ये आर्टिकल है। थैंक यू वेरी मच।